शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों यानी आईसीटी के क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल सदस्यता संगठन है। दो, भारत सीटीओ का एक सदस्य देश है जिसके सदस्य के रूप में 33 देश शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। दूरसंचार विभाग भारत सरकार और राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन यानी सीटीओ ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जिसका विषय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज यानी डीटीसीएस भारत था। यह परिवर्तनकारी डिजिटल समाधान अपनाने के लिए सीटीओ सदस्य देशों को प्रोत्साहित करने के मकसद से प्रभावी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी अपनाने में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित और उजागर करता है। भारत सीटीओ का एक सदस्य देश है जिसमें 33 देश इसके सदस्य हैं, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल सदस्यता संगठन है, अतः कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नवरोज केवल पारसी और शिया मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न है। दो, यह भारत की मानवता की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। नवरोज पारसी यानी ज़ोरोआस्ट्रियंस और मुसलमानों, शिया और सुन्नी दोनों के लिए नए साल का जश्न होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 179 ईस्वी में जलालुद्दीन मालिक शाह नामक एक फारसी ईरानी राजा ने राजस्व उत्पन्न करने और लोगों से कर एकत्र करने के लिए इस त्योहार की शुरुआत की। यह भारत की मानवता की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, अतः कथन 2 सही है। भारत में इसे जमशेद नवरोज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पश्चिमी असम भारत और दक्षिणी भूटान का स्थानिक जीव है। दो, इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तीन, इसे लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर केवल तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन में गोल्डन लंगूर यानी ट्रैचिपिथेकस जी के आवास में उल्लेखनीय गिरावट की बात कही गई है। गोल्डन लंगूरों को उनके फर के रंग से सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके फर के रंग पर ही उनका यह नाम रखा गया है। यह देखा गया है कि उनके फर मौसम के साथ साथ भूगोल के अनुसार रंग बदलते हैं, यानी वे जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके मुताबिक बदल जाते हैं। वे वनों की ऊपरी छत्र छाया में रहने वाले वृक्षों पर अत्यधिक निर्भर हैं। इन्हें लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 3 सही है। यह पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान के लिए स्थानिक है, अतः कथन 1 सही है। उनका आवास 4 भौगोलिक स्थलों से घिरे क्षेत्र तक ही सीमित है। उत्तर में भूटान, पूर्व में मानस नदी, पश्चिम में संकोश नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी की तलहटी। इसकी सुरक्षा की स्थिति है, IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स की स्थिति परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जीनोम अनुक्रमण एक ऐसी तकनीक है जो DNA और RNA में सूचना को बदल देती है। दो, कोरोना वायरस जीनोम DNA यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। महाराष्ट्र में 7 प्रयोगशालाएं जीनोम अनुक्रमण के लिए नमूनों की तलाश कर रही है, ताकि समय के साथ वायरस संरचनाओं में परिवर्तन या उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जा सके। जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग से तात्पर्य किसी जीनोम में डीएनए न्यूक्लियोटाइड या बेस के क्रम का पता लगाना है। इसका मतलब है कि जीनोम अनुक्रमण एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए या आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ती है और उसका विश्लेषण करती है। अतः कथन एक सही नहीं है। जबकि मानव जीनोम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, एक वायरस जीनोम डीएनए या आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हो सकता है। कोरोना वायरस आरएनए से बना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नॉर्वे पहला देश था जिसने राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के महत्व को प्राथमिकता दी। 2, फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल या प्रसन्न देश घोषित किया गया है। 3, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर केवल तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूएनएसडीएसएन द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के प्रकाशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाना शुरू किया था, लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को सबसे पहले भूटान ने पेश किया था। भूटान ने 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के महत्व पर जोर दिया। इसने सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जीएनएच को अपनाया। अतः कथन 1 सही नहीं है। फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, जिसके बाद डेनमार्क का स्थान आता है। अतः कथन 2 सही है। प्रसन्नता हासिल करने में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में सबसे ज्यादा प्रगति हुई है। भारत ने अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार की। एक साल पहले भारत 139वें पायदान पर था, जिसमें 3 स्थान की छलांग लगाकर 136वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विषुव यानी इक्विनॉक्स ही एकमात्र ऐसा समय है जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समय लगभग बराबर होता है। 2, दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च के आसपास वसंत विषुव देखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है और इस कारण दिन और रात की लंबाई समान होती है। अतः कथन 1 सही है। वर्नल इक्विनॉक्स या मार्च वसंत विषुव 21 मार्च के आसपास उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। यह 23 सितंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 2, काकोरी कांड मामले में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आम आदमी पार्टी के नेता एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भगत सिंह तस्वीर अपने कार्यालय में लगाई है, लेकिन यह तस्वीर विवादों में घिर गई है। इसलिए भगत सिंह पर बहस जोरों पर है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की।
अतः कथन 1 सही है। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया, में भी शामिल हो गए। उस दौरान उन्होंने कई उपनिवेश विरोधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है 2022 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता आर्किटेक्ट डाइबेडो फ्रांसिस्केरे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? घाना, माली, दक्षिण अफ्रीका या फिर बुर्किना फासो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। 57 वर्षीय वास्तुकार डाइबेडो फ्रांसिस्केरे प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 4 दशक से अधिक के इतिहास में इसे जीतने वाले अफ्रीका के पहले वास्तुकार बन गए हैं। यह आर्किटेक्चर की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उनका जन्म पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो के गांडो गांव में हुआ था और फिर उन्होंने यूरोप के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में से एक टेक्निश यूनिवर्सिटी बर्लिन में प्रवेश लिया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा की गई है? नीति आयोग, यूनेस्को, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर संयुक्त राष्ट्र महिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में 75 महिलाओं को सम्मानित किया। आयोग ने कहा कि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और कई अन्य सहित महिलाओं के समान रूप से असाधारण एवं उत्कृष्ट समूह द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका निम्न दाब केंद्र होता है। 2, चक्रवात का मध्य भाग वह होता है जहां मौसम सामान्य रूप से शांत और बादलों से मुक्त होता है। 3, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चलती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सभी कथन सही हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र गति से घूमने वाला तूफान होता है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से पैदा होता है। यह यहाँ से विकसित होने के लिए ऊर्जा ग्रहण करता है। इसमें एक कम दबाव का केंद्र होता है और बादल केंद्र के चारों ओर आई वॉल की ओर बढ़ते हैं। यह सिस्टम का मध्य भाग होता है जहां मौसम सामान्य रूप से शांत और बादलों से मुक्त होता है। अतः कथन 1 और 2 सही है। इसका व्यास आमतौर पर 200 से 500 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत हिंसक हवाएं, मूसलाधार बारिश, ऊंची लहरें और कुछ मामलों में बहुत विनाशकारी तूफान और तटीय बाढ़ का कारण बन सकता है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं। अतः कथन 3 सही है। एक निश्चित ताकत से ऊपर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में नाम दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एक बार लागू होने के बाद यह महामारी रोग अधिनियम 1897 को प्रतिस्थापित करेगा। 2, यह जैव आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, रासायनिक और परमाणु हमलों या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को भी कवर करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नए राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कानून के लिए मसौदा विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य अधिनियम पर 2017 से काम चल रहा है
और अधिनियमित होने के बाद यह 125 साल पुराने महामारी रोग अधिनियम 1897 की जगह ले लेगा। इसलिए कथन 1 सही है। यह जैव आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, रासायनिक और परमाणु हमलों या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को भी कवर करेगा। इसलिए कथन 2 सही है। मसौदा विधेयक बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ एक 4 स्तरीय स्वास्थ्य प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रस्ताव करता है। इन ढांचों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित शक्तियां और कार्य होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? 1 अल्जीरिया, 2 मिस्र, 3 लीबिया, 4 मोरक्को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।